गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्समार्ट इंग्लिश स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है स्पोकन इंग्लिश। तो आइए आज देखते हैं स्पोकन इंग्लिश के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट लेकर के आया हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको थोड़ा बता दूँ, अगर मेरा मेहनत अगर अच्छा लगे तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल का जो भी वीडियो डाला जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को इन्वेस्ट करते हुए। इसमें स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड मैं कुछ ये कहना चाहता हूँ कि पहला जो है, हाउ टू इम्प्रूव इन इंग्लिश लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, मतलब कोई भी भाषा हो, उसको इम्प्रूव करने के लिए 4 स्टेप को फॉलो करना होता है। वैसे तो ये कहा गया है कि जो बच्चे या कोई भी लोग अगर कोई भाषा अगर जानना चाहते हैं तो उनको बिना न उसको ग्रामर की ज़रूरत होती है, न ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती है। ये सब क्योंकि इस प्रकार से उसको समझना चाहिए। जहाँ पर मदर टंग, जैसा मान लीजिए कि जहाँ हिंदी है, तो वहाँ पर बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो वहाँ के बच्चे ऑटोमेटिक हिंदी बोलना शुरू कर देते हैं। क्या उनको कभी ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। ना उनको ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है, ना उसको कोई ग्रामर के रूल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जहाँ पर मान लीजिए कि हिंदी अगर सेकेंड लैंग्वेज में होगा, यानी मदर टंग नहीं होगा, वह हिंदी को सीखने के लिए उसे व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, ट्रांसलेशन उसको अनुवाद बनाना पड़ेगा इंग्लिश से हिंदी। तो इस प्रकार से इंग्लिश को मैं जहाँ पर मदर टंग के रूप में इंग्लिश जैसे दिया गया है, जैसे मान लीजिए अमेरिका में है, ये सब ब्रिटेन में है, तो वहाँ पर इंग्लिश को सीखना आसान है। इंग्लिश बच्चे जो जन्म लेते हैं उनके लिए ग्रामर, ट्रांसलेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब अगर आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर मदर टंग हिंदी है या कोई और लैंग्वेज है, तो माने कोई एक लैंग्वेज से दूसरा लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें जो व्याकरण उसका होता है या उसका जो ट्रांसलेशन होता है या छोटा छोटा जो वाक्य होता है, उनको हमें याद करना होता है। और कोई भी लैंग्वेज है तो उसको सबसे पहले हमें इस 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है कोई दूसरा लैंग्वेज को सीखने के लिए, भले कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो। तो मैं इंग्लिश के बारे में बता रहा हूँ, तो थोड़ा समझिए। और ये स्पोकन होता क्या है और किस प्रकार से आप सभी बोल सके, मैं उस चीज़ को लेकर के मैं इस वीडियो में आया हूँ। तो देखिए, पहला जो है आपका वो है आपका राइटिंग। तो देखिए, मैंने वैसे तो अगर सेंस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये लिसनिंग पहले आता है, लेकिन मैंने ग्रामर यानी लैंग्वेज सीखने के दृष्टिकोण से दिया हूँ, इसलिए सबसे पहला जो आता है वो आता है राइटिंग। यानी कि कोई भी भाषा को सीखने के लिए पहले उस भाषा से रिलेटेड जो भी आप सेंटेंस हो या कोई भी छोटा छोटा स्टोरी हो, उसको लिखिए। इसके बाद दूसरा नंबर में जो आता है वो है रीडिंग। जैसे मान लीजिए कि आपको भी ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए इंग्लिश हमें अच्छा से पढ़ पाए या बोल पाए, उसके लिए आपको पहले तो लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद रीडिंग दीजिए। ये रीडिंग कैसे दीजिएगा? तो रीडिंग देने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चले जाइएगा बुक को पढ़ने के लिए तो आपके पास कठिनाई है, तो आइए। तो यानी जो बेसिक जान रहे हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता दें, तो छोटा छोटा डिक्शनरी को आप उसमें से वर्ड मीनिंग को याद करिए। उसके बाद छोटा छोटा शॉर्ट स्टोरी जो होता है, यानी जो कहानी होता है, छोटा छोटा कहानी, उसको पढ़िए, रीडिंग देते रहिए। फिर उसके बाद है लिसनिंग। लिसनिंग कहने का मतलब ये है कि पहले तो लिखिए, फिर उसके बाद पढ़िए, फिर उसके बाद
उस चीज़ के बारे में सुनिए। जैसे मान लीजिए कि कोई मूवी देखते हैं तो इंग्लिश मूवी सुनिए, इंग्लिश मूवी देखिए ताकि उसका जो लैंग्वेज हो वो समझ सके, है ना। कोई व्यक्ति अगर बोल रहा हो, वैसा पर्सन जो इंग्लिश बोल रहा हो, तो वैसे व्यक्ति से ये बनाइए, दोस्ती बनाइए और उनसे सीखने की कोशिश करिए। और इसका जो चौथा स्टेप है इंग्लिश का, वो है स्पीकिंग। यानी स्पीकिंग कहने का मतलब है कि जब आप सब कुछ सीख जाइएगा, जैसे राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, तब जाकर के आप खुद ब खुद बोलने लगिएगा। और ये इसमें जो आप ये जो स्पोकन आता है वो स्पीकिंग से में ही आ जाता है। तो पहले इस 3 स्टेप को गुजरना पड़ेगा, फिर जाकर के चौथा स्टेप इसमें काम करता है। ठीक है, तो आगे देखिए, अगर हमें स्पोकन इंग्लिश के लिए मुझे क्या क्या मतलब ज़रूरत पड़ती है, कि जो बेसिक फैक्ट है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो देखिए, जो सबसे पहला है वर्ड मीनिंग पावर में ज़रा देखा जाए, जो वर्ड मीनिंग पावर है उसमें सबसे पहले देखिए तो स्ट्रक्चर वर्ड आता है। मैं उम्मीद करता हूँ अगर जो लोग अगर या जो भी बच्चे अगर ग्रामर पढ़े होइएगा, अगर नहीं भी पढ़े हुए तो एटिमोलॉजी का चैप्टर है मेरा, तो उस ग्रामर को देख लीजिएगा। वैसे लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहला जो वर्ड मीनिंग पावर को बढ़ाने के लिए जो अच्छा है वो है स्ट्रक्चर वर्ड। स्ट्रक्चर वर्ड क्या होता है? स्ट्रक्चर वर्ड के बारे में मैं एटिमोलॉजी में बता दिया हूँ, तो पहले ही बता दिया। तो स्ट्रक्चर वर्ड वैसा वर्ड होता है जिसको रूप नहीं बदला जा सकता, है ना। जैसे प्रोनाउन को लीजिए, प्रोनाउन में आता है आई, वी, ही, सी, क्या इसका रूप बदलता है? नहीं बदलता, है ना। जैसे प्रीपोजिशन को लीजिए, ऑन हो गया, एट हो गया, क्या इसका रूप बदलता है? नहीं बदलता है। कंजंक्शन को लीजिए, एंड हो गया, बट हो गया, है ना, क्या इसका रूप बदलता है? नहीं बदलता है। ठीक है। इंटरजेक्शन में लीजिए, जो आकस्मिक मान लीजिए कोई चीज़ हो जाता है ना, तो हर्ष हो गया, अलास हो गया, ईटी से, ये सब है। क्वेश्चन वर्ड में WH वर्ड जो भी आता है सब क्वेश्चन वर्ड है, तो होता है व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, ईटी से। तो ये वर्ड मीनिंग के लिए आपका स्ट्रक्चर वर्ड है, ज़रा देख लेते। हाँ, एक और आ रहा है इसमें जो एक्सुलरीज यानी हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 है ना। एम, इज़, आर, वाज, वेयर, ईट से, ये 24 है। ये भी जो स्ट्रक्चर वर्ड है, और ये सब याद करने से आपको देखिएगा कि हर जगह आपको इस टाइप के सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस हो, इस टाइप का वर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा। आगे है वर्ड्स ऑफ डेली यूजेस। अब जो है आप क्या करिए कि जो डेली यूजेस का जो शब्द है, जो डेली यूज़ होता है शब्द, उस शब्द को आप याद करने की कोशिश करिए। जैसे देखिए दिया हुआ है वर्ड्स रिलेटेड टू हाउस, स्कूल, किचन, पार्टी, मार्केट, etc। मतलब कह रहे हैं कि जो आप वैसे शब्द को भी याद करिए जो हाउस से यानी घर से रिलेटेड हो। जैसे घर में हो गया खिड़की, है ना, एक डोर, विंडो, रूफ। स्कूल से रिलेटेड जैसे देखिए स्कूल हो गया बेंच, टेबल, चेयर, है ना, तो प्रिंसिपल। किचन से रिलेटेड, खाना बनाने से रिलेटेड देखिए इसमें हो गया आपको स्पून हो गया, चम्मच हो गया, बहुत सारा चीज़ है जो सामान का नाम है उसका नाम। जैसे पार्टी, कहीं पार्टी में गए तो उससे रिलेटेड बहुत सारा वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए, है ना। मार्केट में गए, मार्केट में कोई सामान लाने के लिए गए हैं, कुछ करने के लिए गए, तो उससे रिलेटेड आपको वर्ड मीनिंग पावर होना चाहिए, ताकि आप उस समय अगर कोई सेंटेंस अगर ये करेंगे तो देखिए आप सेंटेंस बहुत ईजिली बना सकते हैं। बहुत सिंपल सेंटेंस का भी यूज होता है, लेकिन आप वहाँ फंस जाइएगा वर्ड मीनिंग को लेकर के। सो वर्ड मीनिंग आपके लिए मस्ट होगा। तीसरा नंबर में देखिए सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, यानी एक ही शब्द का दो तीन इंग्लिश में नाम होता है। जैसे काम माने शांत होता है, क्वाइट, और ट्रैंक्विल होता है। तो मैं ये वर्ड मीनिंग पावर के अंतर्गत आता है, इसीलिए मैं इसमें डाल दिया हूँ। लेकिन स्पोकन से रिलेटेड ये जो आपको ये 2-3 करके मैंने दिया सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द, ये उतना ये नहीं होता है। फिर भी जैसे मान लीजिए कि काम का स्पेलिंग मैंने या काम के बारे में भूल गया, क्वाइट याद है या ट्रैंक्विल याद है, तो वो कोई एक बोल देंगे। ओके, चलिए, तो
अब देखते हैं 4 नंबर में जो एंटोनम्स है। एंटोनम्स मतलब होता है विपरार्थक शब्द। एंटोनम्स वन क्या होता है? विपरार्थक यानी उल्टा शब्द होता है। ये भी आपको काम में आ जाती है, क्योंकि ये भी अक्सर आप ज़रूरत पर बहुत काम करता है, क्योंकि ये भी आपको जो है वर्ड मीनिंग पावर में ही आ जाता है। एक्सेप्ट, जैसे देखिए एक्सेप्ट स्वीकार करना, रिजेक्ट और स्वीकार करना, है ना। चलिए आगे देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो 5 नंबर में है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है अनेक शब्दों के एक शब्द। जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा आपको ये सेंटेंस रहता है और उसको एक लाइन में क्या लिखा जा सकता है। जैसे देखिए, ए मैन हुज वाइफ इज़ डेड। ए मैन हुज वाइफ इज़ डेड, कोई आदमी जिसका पत्नी मर चुकी है तो वो क्या कहलाता है? तो विडोर कहलाता है। विडोर माने विदुर होता है ना। आगे देखिए, फिर कह रहे बी नंबर में, ए पर्सन हु एग्जामिन्स टीथ, है ना। कोई ऐसा व्यक्ति जो दांत के बारे में निरीक्षण करता हो तो उसे क्या कहते हैं? डेंटिस्ट कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे 6 नंबर में जो है वो है प्रोवर्ब्स है। प्रोवर्ब्स डैट मीन्स जो कहावतें हैं जो आपने सुनने को मिलता होगा, है ना, कि सुनने को जो, जैसे मान लीजिए कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना, ETC बहुत सारा इस टाइप का जो कहावतें होते हैं, है ना, तो वो जो है भी इसमें आ जाता है, क्योंकि उसको ना आप मतलब अपने हिसाब से ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, जो फिक्स है उसको करते हैं। जैसे देखिए, ए कॉन्स्टेंट गेस्ट नेवर वेलकम्स, इसका मतलब होता है हमेशा आने वाला मेहमान अपना सम्मान खो देता है। हमेशा आने वाला मेहमान अपना सम्मान खो देता है। फिर कह रहे डायमंड कट्स डायमंड, यानी लोहा लोहे को काटता है। गुड माइंड गुड फाइंड, यानी आप भला तो जग भला। ठीक है, अगला जो है आपको इसके बाद जो आपको मिलता है, वैसे तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेंटेंस जो है 2 प्रकार से बांटा गया है सेंटेंस को। तो एक संरचना के आधार पर बांटा गया है 3 सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, और यूज और मीनिंग के आधार पर जो बांटा गया है वो उसमें 5 है ना। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ असर्टिव, इंट्रोगेटिव और जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में यहाँ पर मैं बताया हूँ जो आपको स्पोकन में बहुत काम आने वाली है। ठीक है, जैसे देखिए कह रहा है इम्पेरेटिव सेंटेंस में, है ना, कह रहे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया एक गिलास पानी लाइए। ये मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ, है ना। आपको पता होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस भी 2-3 तरह का होता है, 4 तरह का हो जाता है। ऑर्डर देता है, रिक्वेस्ट करता है, आदेश देता है ना। ऑर्डर और ये आदेश सेम है। आगे कह रहे कि डोंट वरी, चिंता मत करिए। फिर कह रहे ही शुड वॉक इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, मतलब उसे सुबह तथा शाम में टहलना चाहिए, है ना, सजेस्ट कर रहे हैं, है ना। फिर कह रहे हैं मेट आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ। लेट मीट, मुझे खाने दीजिए, है ना। आगे देखिए, अगला जो आज का जो स्पोकन का कुछ छोटा सेंटेंस है जो मैं आप सबको इस वीडियो के द्वारा बता देना चाहता हूँ। 10 ऐसा सेंटेंस है जो ये छोटा सेंटेंस है, और इस टाइप के सेंटेंस को अगर आप याद रखोगे तो मतलब कहीं भी स्पोकन में आपको समस्या नहीं होगी, है ना। तो देखिए पहला जो है डोंट एनवाई मी। डोंट एनवाई मी इसका हिंदी होता है मुझे परेशान मत करो, है ना। डोंट एनवाई मी, मुझे परेशान मत करो, डोंट एनवाई मी, है ना। फिर दूसरा देखिए कह रहा है पिक मी अप, कह रहे हैं पिक मी अप, इसका हिंदी होता है मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे अपने साथ ले चलो, है ना। तीसरा नंबर में देखिए, 3 नंबर में जो कह रहा है वो है प्लीज़ गेट इन। प्लीज़ गेट इन, प्लीज़ गेट इन माने होता है कृपया अंदर आइए, कि प्लीज़ का मतलब आप सबको पता होगा। प्लीज़ गेट इन मतलब क्या हो गया, कृपया अंदर आइए, है ना। इसी से बन जाता है प्लीज़ गेट आउट, माने कृपया बाहर जाइए, है ना। 4 नंबर में देखिए, 4 में कह रहा है सो काइंड ऑफ यू, आप बहुत दयालु है। सो काइंड ऑफ यू, आप वैसे तो मान लीजिए आप अगर देखा जाए आप बहुत दयालु, तो आप ये भी बना सकते हैं यू आर वेरी काइंड,
बट यहाँ पर जो सो काइंड ऑफ यू दिया हुआ है इसका भी हिंदी क्या होता है, आप बहुत दयालु हैं। ओके, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक वीडियो में आपको जो कुछ भी बताए हैं समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप सबको अगर कोई भी परेशानी होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे ये इससे बहुत खुशी मिलेगी कि आप सब ने मेरे वीडियो को देखे और जो त्रुटि या कोई आपको समझने में समस्या है उसके बारे में आपने मुझे बताए। ठीक, आगे देखिए 5 नंबर में जो है वो कह रहे हैं योर वॉइस एनॉयज मी, है ना, आपकी आवाज़ जो है मुझे परेशान करती है। योर वॉइस एनॉयज मी का मतलब क्या हो गया, आपकी आवाज़ जो है मुझे परेशान करती है। ठीक, 6 नंबर में देखिए कह रहे हैं कि विल यू कोऑपरेट मी, है ना, कह रहे हैं विल यू कोऑपरेट मी, जिसका हिंदी होता है क्या आप मेरा साथ देंगे। जब आप इस टाइप का इंग्लिश बोलते हो, मतलब हिंदी बोलते हो क्या आप मेरा साथ दोगे, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, विल यू कोऑपरेट मी। ओके, आगे देखिए 7 नंबर में जो है वो कह रहे हैं कि ऑल पीपुल आर नॉट अलाइक, है ना, ऑल पीपुल आर नॉट अलाइक। आप सभी इसका हिंदी सुने होइएगा, सभी लोग एक जैसे नहीं होते, सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। चलिए मैंने 7 तक बताया हूँ और 8 से मैं कुछ आप सबको इस प्रकार से बताना चाहता हूँ, ताकि थोड़ा टाइम ले करके अगर हम बोलेंगे तो आपको अगर पता होगा तो आप उसका हिंदी ज़रूर बताइए। तो ज़रा मैं बोल रहा हूँ और आपको अगर हिंदी पता होगा तो बताइएगा। कह रहे कि आई वॉन्ट लिसन टू यू, आई वॉन्ट लिसन टू यू, इसका हिंदी क्या होगा मुझे ज़रा बताइए। आई वॉन्ट लिसन टू यू, इसका हिंदी जो हो जाएगा वो कह रहे हैं कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। ठीक, आगे देखिए 9 नंबर में कह रहे हैं कि हाउ डिड इट, हाउ डिड नहीं, हु डिड इट, है ना, ये 9 नंबर में क्या है, हु डिड इट, इसका हिंदी क्या हो जाएगा ज़रा मुझे बताइएगा कमेंट करके आप सभी। तो मैं बता देना चाहता हूँ हु डिड इट का मतलब होता है यह किसने किया, यह किसने किया, है ना। आगे 10 नंबर में जो क्वेश्चन है आपका हाउ ओल्ड आर यू, तो मैं उम्मीद करता हूँ जितना वीडियो मैं आप सबको बताया वो लगभग समझ गए होंगे आप सब। अगर इसमें भी अगर कोई त्रुटि हो तो आप या मतलब आपको समझने में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। और 10 नंबर का जो हिंदी क्या होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं होगा तो मैं उसको पिन कर दूंगा। और ये छोटा छोटा सेंटेंस जो मैंने आज इस वीडियो में दिया हो, इसी टाइप के सेंटेंस को मैं लेकर के आते रहूँगा। और मैंने जो चीज़ दिया हूँ इंग्लिश को ये बिल्ड करने के लिए, तो उस चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज हो सीखने के लिए इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना पड़ता है। और मैंने ये बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ स्मार्ट वर्क करने से कोई भी चीज़ की तैयारी नहीं होती है, सो हार्ड वर्क की भी ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू, आज का मेरा यहीं तक लेसन था। अगर आप सबको अगर अच्छा लगा हो, अगर मेहनत मेरा अच्छा लगा तो आप सब इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, मैं फिर मिलूँगा आप सबके साथ अगले वीडियो में।